स्वागत है आपका मेरे चैनल काशीपुर डूड में एक और नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दूंगा। आज हमारा 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आपको सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई हो। आज का वीडियो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ उत्तराखंड के प्रसिद्ध योग गुरु सागर यादव जी आए हुए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगा, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं आपका भी आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे आज के दिन हम सागर यादव जी से मिलेंगे, जानेंगे उनसे योग के बारे में कुछ, कैसे उन्होंने अपना जो योग की कहते हैं लाइफ वगैरह शुरू करी, योग में आखिर क्यों इंटरेस्ट वगैरह जागा। तो सर पहले चाहेंगे आप हमारे फ्रेंड्स को कुछ अपने बारे में बताया कि क्यों आपने योगा वगैरह सीखा, कोई इंटरेस्ट क्यों जागा योगा के अंदर। देखिए हिमांशु सर, सबसे पहले तो जो मेरा बैकग्राउंड है दैट मीन्स कि मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे दादाजी और उनसे पहले की जितने भी लोग थे वो सभी पहलवान। देसी पहलवान। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक तरह से मैं कहूँ कि फिटनेस जो है वो मुझे विरासत में मिली। हाँ जी, ये मैं कह सकता हूँ। सही। लेकिन मैंने या मेरे भाई ने, मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने कभी इस तरफ कभी फोकस नहीं किया, क्योंकि जब जो हमारी जनरेशन थी वो जनरेशन फिजिकल से हटके मेंटली में ज़्यादा बिलीव करने लग गई थी। सभी लोगों को अपना करियर बनाना होता है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना होता है, तो इस तरफ शुरू में हमारा फोकस नहीं हो पाया। लेकिन जो एक बात थी जो पुश्तैनी सी चली आ रही थी कुश्ती, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी। हाँ, दिमाग में थी वो चीज़ जी। तो कहीं भी मेरे ब्लड में थी वो चीज़। तो जैसे जैसे एज बढ़ी तो पापा ने मुझे इस तरफ फोकस करना चाहा। तो मेरे पापा ने मेरा फोकस इस तरफ लेके आना चाहा कि मैं की तरफ, हाँ, कि मैं फिटनेस की तरफ भी अपने ध्यान दूँ। अगर मैं आपको अपनी पुरानी फोटोज दिखाऊं तो उसमें मैं थोड़ा सा हैवी था। पेट निकला हुआ था आगे, गाल बहुत ज़्यादा फूले हुए थे, शरीर कुछ भारी सा हो गया था। तो उस समय तो मैंने इस सब चीज़ पर फोकस नहीं किया। लेकिन 2015 जब हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था। तो उसी समय मेरा योग की तरफ कुछ रुझान ऐसा आया कि मैंने राधे हरि पीजी कॉलेज काशीपुर से योग में फॉर्म भर दिया अपना, और 16 में मैंने कंप्लीट कर दिया। 1 साल का मैंने योगा में पीजी किया है। उसके बाद फिर मैं रुका नहीं, मुझे फील्ड बहुत अच्छी लगी। और जिस समय मैं सीख रहा था कॉलेज में, तो सीखते सीखते जब मैंने देखा कि मेरी बॉडी पर और मेरे दिमाग पर, मेरी सोच पर इसका प्रभाव पड़ा, तो मुझे ऐसा कुछ फील हुआ कि मुझे इस फील्ड में और थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, कुछ और सीखना चाहिए। और जो मैं फील कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, इस अपनी हेल्थ को, ये केवल अपने तक ही सीमित ना रखूँ, इससे बल्कि आगे और दूसरे को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो मैंने काशीपुर में कई जगह पर, कई मोहल्लों के अंदर योगा की फ्री लोगों को ट्रेनिंग दी है, फ्री में योगा कराया है। बहुत अच्छी बात है। मैं पतंजलि का सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ, मैंने उनका कोर्स भी किया है। उसके बाद फिर मैंने QCI किया। हाँ जी, जो आयुष मंत्रालय का एक कॉम्पिटिशन होता है इस तरह का, उसमें आपको थ्योरिकली और प्रैक्टिकली उसमें पास होना होता है। वो इतना आसान नहीं होता। अगर हम सोचें कि थोड़ी सी नॉलेज लेके अगर हम उसे क्लियर कर पाएंगे ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी योग में अध्ययन किया और उसमें आगे बढ़ा। और केवल वो अध्ययन मैंने अपने दिमाग तक सीमित नहीं रखा, उसे अपने बॉडी पर भी लाया। और उसका फ़र्क जो है वो मेरे को खुद भी मालूम पड़ा। जब मैं खुद को शीशे में देखता था तो मैं सोचता था कि यार ये इतना बल्कि बॉडी जो थी वो इतनी स्लिम कैसे हो। अभी देखिए कितनी सर की बॉडी, लीन कितनी फिट बॉडी है। बहुत अच्छा। और फिर मैंने देखा कि मैं कोई काम करता हूँ तो उसमें मेरे को चिड़चिड़ाहट नहीं होती और दिमाग बहुत जल्दी गर्म नहीं होता, किसी बात को लेके बहुत जल्द मुझे गुस्सा नहीं आता। तो मैंने फ़र्क जो है वो सिर्फ अपनी बॉडी पर नहीं, अपने दिमाग के अंदर भी बहुत नहीं। तो योग कहते हैं कि आत्मा का भी उसमें सारा रहता है। जी। शरीर का आत्मा। देखिए योग में आप जो किताब में पढ़ेंगे, तो अगर आपको एक अच्छे गुरु का सानिध्य नहीं मिला तो आप शायद उन लिखी हुई बातों का कुछ ठीक मतलब ना निकाल पाए। सही है ना। देखिए योग या फिटनेस कोई सी भी है, किसी भी ज्ञान को एक अच्छे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सही। अगर आप ये सोचें कि
थोड़ी सी कोई किताब हम पढ़ लेंगे सही बात, ऐसे और उसके बाद हम खुद कोई भी फिटनेस से रिलेटेड कोई सा भी कुछ भी प्रैक्टिस जो है हम खुद करना शुरू कर देंगे, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है। सही बात, एक अच्छे गुरु का होना बहुत आवश्यक है, सही कहा। जिसने इस फील्ड में अध्ययन किया हो कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, कब वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, इसकी क्या सावधानियां होती हैं, वो सारी चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। सर आप जो हमारे फ्रेंड्स को बताइए, आप जैसे अब योगा वगैरह इसके अलावा कहाँ आप करा चुके हैं या करा रहे हैं आप प्रेजेंट में अभी योगा वगैरह? देखिए सबसे पहले मैंने योगा पूरे काशीपुर में मैंने कैंप लगाने शुरू किए थे, कई मोहल्लों में मैंने कैंप लगाया और फ्री में योगा कराता था मैं। काशीपुर में जो हमारा ये द्रोण सागर पे योग भवन है, मैंने इसके अंदर भी योगा करा रखा है और काशीपुर में कई मोहल्लों पर फ्री में मैंने योगा कराया है। फ्री में देखिए, फ्री में कराने से मेरा सिर्फ ये था कि मैं अपना ज्ञान दूसरों को बांटूं भी, और साथ में देखिए फ्री में या ज्ञान तो आप किसी भी तरीके से अगर बांटेंगे बढ़ता तो वो बढ़ता ही बढ़ेगा। तो मैंने उस समय ये नहीं सोचा कि मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मैं इससे धन प्राप्ति बिजनेस की तरह, हाँ एक बिजनेस की तरह लूँ, ये मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं सोचा। मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि मैं लोगों को इतना सिखाऊं कि उनको सिखाते सिखाते मेरा ज्ञान भी वर्धन हो, मेरा ज्ञान भी और इस फील्ड में बढ़े, मेरी प्रैक्टिस बढ़े। तो इसलिए मैंने शुरू में लोगों को फ्री में योगा कराया। लगभग 1 से 1.5 साल कराने के बाद खुद देखिए हमारे देश में बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको फ्री में कोई चीज़ मिलती है ना तो वो कदर नहीं करते। हाँ, कुछ तो उसकी कदर नहीं करते, कुछ को लगता है कि नहीं यार ये इतनी अच्छी चीज़ है और हम अगर कैपेबल हैं, पैसे दे पाने में अगर हम कैपेबल हैं तो हम फ्री में क्यों लें इस चीज़ को। तो ये मैं बहुत अच्छा समझता हूँ लोगों को। तो बहुत से जगह से मुझे ऑफर आने शुरू हुए कि आप हमारे घर पर आकर कराइए और इसके लिए हम आपको इतने रुपए पे करेंगे। तो मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि देखिए पैसे की ज़रूरत तो सभी को होती है, सभी की ज़रूरत है। हाँ सभी की ज़रूरत है। और अगर मैंने किसी फील्ड में अध्ययन किया है, कुछ ज्ञान अर्जित किया है, मेहनत की है, तो अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे कराते हुए भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से काशीपुर में कई जगह पे मैंने लोगों के घरों पे होम क्लासेस देनी शुरू की और बहुत अच्छा रहा है। तब लोगों ने बहुत इसके अंदर रुचि दिखाई है और बहुत कुछ मैंने सिखाया है, बहुत कुछ सीखा है लोगों से। तो ये योग का मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा। तो सर जैसे हम कहते हैं योग से हम अपने जो बीमारियों को कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, कहते हैं योग अगर आपने अपनाया तो आपको डॉक्टर के पास जरूरत जाने की जरूरत नहीं, तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए डॉक्टर्स और जो नई जो हमारी इलाज की पद्धतियाँ हैं वो सब अब शुरू हुई हैं। और अगर आप अपने दादा परदादा या पुरानी कोई सी भी कहानी सुनते हैं, हमारी कथा सुनते हैं, तो आपको ये लगता है कि वो लोग हमसे ज़्यादा फिट थे। वो हर मामले में, बुद्धि के मामले में और शरीर के बल के मामले में, शरीर के सामर्थ्य के मामले में, हर मामले में वो हमसे ज़्यादा अच्छे थे। तो वो कैसे हुआ करते थे? ये सिर्फ दवाइयों पर अगर हम निर्भर रहें तो हम बिल्कुल फिट नहीं रह सकते। सही बात। दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं अगर आपको कोई बीमारी हो गई और वो किसी और माध्यम से ठीक नहीं हो पा रही है तो दवाइयाँ आवश्यक हैं। दवाइयों को हम जितना नज़रअंदाज करें, जितना उनसे दूर रहें, उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। आप हाँ बिल्कुल। और देखिए दवाई तो ऐसी चीज़ है कि अगर एक बीमारी खत्म कर रही है तो फिर दूसरी बीमारी उससे पलट भी जाती है। सही कहा। योग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी बीमारियों को दूर भी रख सकते हैं और कोई और बीमारी आपको ना हो फ्यूचर में, उसके लिए भी आपका शरीर पहले से ही तैयार है। सही। देखिए एक बीमारी के विषय में मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो मैं सभी बीमारियों के विषय में आपसे चर्चा नहीं कर सकता। लेकिन एक बीमारी जो भारत में हर तीसरे व्यक्ति को सुनने में आती है वो है डायबिटीज़, मधुमेह। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे भारत में लगभग हर तीसरे चौथे इंसान को ये बीमारी है। लोग बहुत इससे दुखी हैं। आप कहीं इलाज कराने के लिए जाइए तो वहाँ पर ये सुनने में आता है कि भाई ये बीमारी लाइलाज है, आप हमेशा के लिए तो ये ख़त्म नहीं हो सकती। आप इंसुलिन का इंजेक्शन लेते रहिए या मेडिसिन लेते रहिए और पूरे जीवन आप परहेज कीजिए। आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, आप नहीं खा सकते। आपको चावल या कुछ हैवी डाइट लेने का मन कर रहा है, आप नहीं ले सकते।
तो इसका जो इस बीमारी का जो इलाज है वो योग में है। और मैं कहूँगा कि योग में हम ये नहीं कह सकते कि ये बीमारी लाइलाज है। सही। मैं कहूँगा योग में और आयुर्वेद में इस बीमारी का 100% इलाज है। सही। मधुमेह के शिकार हैं अगर आप, तो आप सुबह सुबह खाली पेट मेथी लीजिए, जो रात को भिगोई हुई मेथी होती है। 1 चम्मच आप रात को मेथी भिगोइए, सुबह सुबह उस जिस गिलास में अपने पानी में भिगोया है उस पानी को पी लीजिए। और वो खाली पेट लेना है। और वो जो मेथी है उसे आप चबा चबा के खा लीजिए। खाने में आप कड़ी पत्ता जरूर डालिए। जो भी आपकी सब्जी बनती है, दाल बनती है, वो स्वादिष्ट भी होती है और पौष्टिक भी हो जाती है और वो मधुमेह के लिए असरकारक भी है। तो आप जो ये कड़ी पत्ता होता है ये डाल के उसमें खाइए। जामुन का समय जब भी आता है आप जामुन खाइए। जामुन के जो बीज होते हैं उनको फेंकिए बस, उनको सुखा के रख लीजिए, उसका पाउडर बना के और फिर आप उसे रख लीजिए। आपको तो मार्केट में मिल जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये आम के सीज़न में जामुन में आ जाती है। तो उस पाउडर को जो जामुन की जो गुठली है उसका जो पाउडर है वो आप डेली सुबह शाम लेते रहिए ताज़े पानी के साथ 1-1 चम्मच। सिर्फ आप ये करेंगे। आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आयुर्वेद की भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही सब आप सावधानियाँ रखेंगे और थोड़ा सा परहेज ये करना है कि आप बहुत ज़्यादा मीठा अगर आप लेते थे तो उसको कम कर देना है। कुछ समय के लिए आप उसे बंद कर दीजिए ताकि वो आपकी बॉडी जो है वो आप जो परहेज कर रहे हैं या आप जो आयुर्वेद की मेडिसिन ले रहे हैं या आप जो योग कर रहे हैं वो आपकी बॉडी को पहले की अवस्था में ला पाए। इसके लिए आप थोड़ा सा परहेज शुरू में कीजिए, ठीक। उसके बाद से फिर आप थोड़ा सा आप अपना मीठा स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। पेट नहीं भरना, लेकिन मीठे से कभी भी पेट नहीं भरना। मीठा हमेशा स्वाद के लिए। किसी भी खाने को आप खाइए, किसी भी खाने को खाइए, आपका बहुत चबा के खाइए। बाबा रामदेव एक बात को कहते हैं वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो ये कहते हैं कि खाने वाली चीज को पियो और पीने वाली चीज को खाओ। इससे कहने से ये मतलब हुआ कि जो खाने वाली चीज होती है उसे आप इतना चबाइए कि वो मुंह में आपके पानी लिक्विड बन जाए, फिर इसे पी जाएगी। तो खाने वाली चीज को आप पी गए और पीने वाली चीज को आप खाइए। वो कैसे कि आप कोई भी आप जूस पीते हैं, दूध पीते हैं या पानी पीते हैं तो उसे घोट करके पीजिए। जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं तो हम पहला निवाला खाने के बाद उसे पीते नहीं है, उसे मुंह में कई देर के लिए रखते हैं, चबाते हैं। तो ठीक वैसे ही आप कोई सा भी लिक्विड ले रहे हैं तो आप उसे पीजिए। पीने के बाद उसे मुंह में थोड़ी देर के लिए रखिए, फिर घोट उसका लीजिए अंदर, एक घोट करके। वो एक बार में पकड़ा पूरा, एक बार में पी के एक जो तरीका होता है कि वो ऊपर रखा और वो पीते चले गए। तो देखिए वो जो लिक्विड है उससे सिर्फ आपका पेट भरेगा। सही बात। वो ठीक से पचेगा नहीं। आपने जो खाना खाया है वो पौष्टिक खाना जो आप खाते हैं वो इसलिए खाते हैं कि आपके शरीर को लगे। जो शरीर से जो भी आप खाना खाते हैं जो आपको पोषक तत्व मिलते हैं, कहते हैं कि रक्त, रस, अस्थि, मांस, मज्जा, बीज, ये 6 चीज़ें हमारे शरीर में बनती हैं किसी भी पोषक तत्व को खाने के बाद। तो वो अगर आप प्रॉपर आप उसे चबाएंगे नहीं और जो डाइजेशन का जो प्रक्रिया है आप उसको ठीक से फॉलो नहीं कर पाएंगे अपने शरीर से, तो जो भी आपने खाया है वो आपको शरीर को लगेगा नहीं। कई बार लोग ये कहते हैं ना कि हम तो बहुत पौष्टिक खाना खाते हैं लेकिन हम फिर भी पतले रहे हैं या अननेसेसरी हमें फैट बढ़ रहा है, तो ये इसी वजह से होता है। जो खाने का एक प्रोसेस है हमें उसी अनुसार उस चीज़ को लेनी चाहिए, उस चीज़ को ग्रहण करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आऊँगा योग पे। ये मधुमेह में अगर आप योग के जरिए कुछ कर सकते हैं उसे बॉडी को ठीक करने के लिए, मधुमेह को ठीक करने के लिए, तो उसके लिए देखिए क्या ज़रूरी है। आपको डायबिटीज़, मधुमेह की जो बीमारी होती है वो होती है पेन क्रियाज के खराब होने। जब आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है या फिर कम कर देती है तब आपको शुगर की बीमारी होती है। जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे शरीर में इतना जो इंसुलिन बनता है वही जो शर्करा की मात्रा होती है, जो शुगर की मात्रा होती है उससे कंट्रोल करता है। पेन क्रियाज अगर खराब होंगे और वो इंसुलिन नहीं बना पाएंगे तो ऑब्वियसली आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और वही अवस्था जो होती है वो शुगर कहलाती है, डायबिटीज़ कहलाती है। तो देखिए उसके लिए तो क्या करना है, सूर्य नमस्कार। मैं आपको सूर्य नमस्कार भी उसकी वीडियो
बना के दे दूंगा कि कैसे कैसे आपको करना है, उसमें सांसों का आना जाना कैसे कैसे होता है, किस आसन में बाकी सांस फ्रेंड आना है। डिस्क्रिप्शन में मैं सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा। आपको योगा से रिलेटेड कोई भी आसन पूछा, जैसे सूर्य नमस्कार के बारे में बता रहे हैं, तो आप सर से पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, सर के क्लास भी ले सकते हैं आप, ठीक है, तो क्लास ले सकते हैं, वहाँ पे आप कुछ और विस्तार से इसके बारे में जान सकते हैं। वीडियो में भी सब कुछ दिखाना संभव हो नहीं पाएगा जी। तो सूर्य नमस्कार देखिए बहुत इफेक्टिव है। मैंने जिसको भी कराया है ये, अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा मेरा क्लाइंट नहीं है जिनको डायबिटीज़ हो, लेकिन मैंने जिन दूसरे लोगों को कराया है तो उनकी बॉडी में एक चमत्कारी फ़ायदा देखा है, मैंने चमत्कारी अंतर आता हुआ देखा है। तो मेरा जो ट्रस्ट है वो सूर्य नमस्कार पे होता है। सूर्य नमस्कार अभी तक की खोजी भी सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न करने वाली एक्सरसाइज है। तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए और मंडूकासन जो मैंने अभी आपको करके दिखाया भी था। मंडूकासन में आपको क्या करना है कि ये दोनों अंगूठे जो है आपको ऐसे बंद करने हैं, ये ऐसे, इसके ऊपर से उंगलियां, और ये जो नोक निकलती है अंगूठे की, इसको आपको नाभि के दोनों ओर लगाना है ऐसे। वज्रासन में बैठ जाइए और सांस छोड़ते हुए फिर आपको आगे झुक जाए। ये सांस छोड़ते हुए आपको आगे झुकना है। सांस आपको होल्ड करके रखिए, जितनी देर भी आप होल्ड कर सकते हैं। आपको नीचे झुके हुए रहना है और इस तरह से झुके हुए रहना है कि जो ये नोब है ये आपके पेट को पुश करे अंदर की ओर। हाँ, बहुत से लोग नीचे जाने के बाद हाथ को सीधा कर लेते हैं, है ना, वो नहीं करना है। देखिए आपको आराम, तो आप किसी भी एक्सरसाइज में मत ढूंढिए। सही बात, आराम की वजह से ही हमें बीमारियां होती हैं। अगर आप एक्सरसाइज के अंदर आराम ढूंढेंगे तो आप एक्सरसाइज का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये एक्सरसाइज में एक तरह की बात बोली जाती है कि नो पेन नो गेन। तो देखिए पेन होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज आप पुशअप कर रहे हैं, पुशअप आपने 10 पुशअप किए, 10 पुशअप करने में आपकी बॉडी में कोई पेन नहीं हुआ, तो उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। सही, पेन अगर आपको होना शुरू हो गया, यानी कि 10 पुशअप मारने के बाद जब आपने 11वां पुशअप लगाया तो आपकी बॉडी में पेन शुरू हुआ, दैट मीन्स फायदा अब शुरू होगा। वही मतलब कंफर्ट जोन से बाहर आ रही है, कंफर्ट जोन में पड़े नहीं रहना। कंफर्ट जोन में हमें नहीं पड़े रहना। अगर हमें 10 पुशअप तक हमारी बॉडी को कंफर्टेबल फील हो रहा है तो हमें 10 से आगे बढ़ना है। आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, 20-25 नहीं जा पाए, 15 करिए, 12 करिए, 13 करिए, लेकिन पेन से ऊपर उठना है, कंफर्ट जोन में नहीं रहना, तब जाके आपको एक्सरसाइज का बेनिफिट मिलेगा और योगा का भी बेनिफिट ऐसे ही मिलेगा। तो मैंने कहा सबसे अच्छी एक्सरसाइज तो सूर्य नमस्कार, फिर आपको मंडूकासन करना है और पेट को दबाने वाली, खींचने वाली और घुमाने वाली जो भी एक्सरसाइज, मैं कई सारी एक्सरसाइज होती है, उन सभी एक्सरसाइज के बारे में विस्तार से तो अभी नहीं बता सकता, समय की हमारे पास कमी है। एक वीडियो हम और अलग से शूट करेंगे इसके लिए, जिसमें सारे आसन की जानकारी अपने। बिल्कुल। हाँ, तो मैं अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो यही है कि पेट को दबाने वाली, खींचने वाली और मोड़ने वाली जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं उन सभी एक्सरसाइज को आप कीजिए। आप निश्चित ही अपने पेन क्रिया को वापस अच्छा कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे। और देखिए ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपको बहुत हैवी कोई एक्सरसाइज आनी चाहिए या सूर्य नमस्कार अभी आपको नहीं आ पा रहा है तो आप कुछ करेंगे ही नहीं, ये नहीं करना। टहलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। बच्चे जो होते हैं वो तो अपनी बॉडी का वर्कआउट खेल के कर लेते हैं। बड़े लोग जो होते हैं वो एक्सरसाइज के दौरान कर लेते हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए अगर मैं कहूँ तो उनको वो ऐसा लगता होगा कि यार हम कोई एक्सरसाइज तो हम कर नहीं सकते, है ना, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और उनको ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करनी भी नहीं चाहिए। बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार ही हमें कोई भी वर्कआउट करनी चाहिए, आगे कोई इंजरी ना हो उसके विषय का। तो उनमें बहुत समस्या होती है कि हम क्या करें स्वस्थ रहने के लिए। तो मैं अपने सीनियर सिटीजन जो हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि टहलना उनके लिए बेस्ट है। सबसे अच्छा जो एक्सरसाइज है वो है टहलना। टहलने के बाद आप प्राणायाम अवश्य कीजिए। प्राणायाम में देखिए भस्त्रिका आपको बहुत स्पीड से नहीं करनी, बहुत हल्के नहीं करनी। अगर किसी को अस्थमा है या हाई बीपी है तो आप इसको अवॉइड कीजिए, या अगर आपको करना है तो बहुत स्लोली कीजिए। देखिए यानी कि लंबी गहरी सांस लेनी है और फिर इसे इजीली बाहर निकालना। ये भस्त्रिका वैसे जो की जाती है, जो हम कराते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वो स्पीड से
ये, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। ये बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये हमारे युवाओं के लिए है। तो हमें बुजुर्गों को सिर्फ यही मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें टहलना है, भस्त्रिका स्लोली करनी है, कपालभाति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ऐसे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, इससे आप ज़्यादा कीजिए। ये मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा है कपालभाति। हाँ, कपालभाति बहुत इफेक्टिव है, बशर्ते कि इसे लोग सोचते हैं कि अगर 2 मिनट 3 मिनट करते तो उससे कुछ हो जाएगा। नहीं, मैंने फिर कहा ना, नो पेन नो गेन। सही बात। तो आपको एक्सरसाइज कोई सी भी करनी है, प्राणायाम कोई सी भी करना है, उससे कंफर्ट जो है बाहर आके करना। हाँ, जहाँ पे शरीर पे कुछ लोड आना शुरू हुआ, हाँ, वहाँ पे आपको करना है। तो आप जब इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज होगा। सही है, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो आपको जो कपालभाति है वो भी लगभग आपको 10 से 15 मिनट करनी है रोज। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। बस कोई सी भी एक्सरसाइज या प्राणायाम करने से पहले आपका स्टमक क्लियर होना चाहिए, आप फ्रेश हो लीजिए। स्टमक, हाँ बिल्कुल, एम्प्टी स्टमक होनी चाहिए। अगर आप फ्रेश नहीं होते हैं और तब आप कोई एक्सरसाइज या कोई आसन या कोई प्राणायाम अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी पर, तो उससे हमारे जो आंतें होती हैं इंटेस्टाइन, उन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो हम स्वस्थ होने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर बीमार होते चले जाते हैं। हाँ, तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है कि हम जब भी एक्सरसाइज करें तो एम्प्टी स्टमक लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर मैं प्राणायाम की बात करूँ तो प्राणायाम में देखिए जितने भी तरह के प्राणायाम होते हैं, मोस्टली भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और आजकल एक और बीमारी है जो विशेषकर महिलाओं में बहुत ज़्यादा सुनने को आती है, वो है थायराइड। हाँ, थायराइड देखिए इसके लिए भी कुछ चीज़ें अगर मैं बता दूँ तो जालंधर बंद लगता है। हमारी जो चिन होती है उसे चेस्ट से लगा के सांस छोड़ते हुए आप चिन को चेस्ट से मिलाइए, ऐसे। थोड़ी देर होल्ड करना है और फिर सांस लेते हुए, एक तो ये, उसके बाद उज्जाई इसके लिए बहुत असरदार है। और आपको करनी कैसे है कि आपको सांस भरना है, नाक से, मुंह बंद रहनी चाहिए, नाक से सांस भरना है और गले को टाइट करना है। तो जब आप गले को टाइट करके नाक से सांस भरेंगे तो एक तरह की आवाज आती है, एक तीव्र आवाज आती है। उसी आवाज की वजह से हम इस प्राणायाम को उज्जाई प्राणायाम करते हैं। देखिए कैसे करना है इसे। ये इसका पूरा एक चक्कर मैंने आपको बताया, इसे कैसे करना है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको नाक से सांस भरनी है, मुंह बंद रखना है, गले को टाइट करना है। जब आप गले को टाइट करेंगे तो यहाँ पर आपका एक हल्का सा गड्ढा होगा, इससे आपको पता लग जाता है कि आपका गला प्रॉपर टाइट हो रहा है। देखिए हाँ, तो ये चीज़ अंदर जाती है। इसमें आवाज़ का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। जो इसका हीलिंग पॉइंट है इस प्राणायाम का, वो इसकी आवाज़ ही है। अगर आवाज़ नहीं निकल रही तो आपको बेनिफिट भी नहीं है। अगर किसी को आवाज़ निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे इसी प्राणायाम को टुकड़ों में करनी चाहिए। कैसे? केवल आवाज़ निकालने की प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे टुकड़ों में केवल आवाज़ निकले इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब ये आवाज़ निकलनी शुरू हो जाएगी तो आप इसे फिर लंबा कीजिए। इसमें देखिए घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें खांसी भी आती है। अगर हमारा गला पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, थायराइड है, तो आपको खांसी तो आएगी। गला अगर साफ नहीं है तो उसकी वजह से भी आएगी। इसमें घबराना नहीं है, खांसी इसमें आती ही है। प्रयास करते करते हाँ, जब आप इसकी और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको खांसी आने भी बढ़ेगी। इसके अलावा थायराइड वालों के लिए एक मैं एक्यूप्रेशर बताता हूँ कि ये जो अंगूठा होता है, अंगूठे के ठीक नीचे का जो ये गोदा, इसको आपको अंगूठे से ऐसे प्रेस करना है। ये जो है, ये जो उठा हुआ भाग होता है ट्रांसपेशन वाला, इसको आपको प्रेस करना है ऐसे। ये दोनों ही हाथों में है।
तो ये सर कितनी बार हमें जैसे करना है मतलब? ये आप सुबह सुबह 2-2 मिनट या 5-5 मिनट कह लीजिए। अच्छा, दोनों ही हाथों में हाँ, 5-5 मिनट, हाँ, फिर 2 से 5 मिनट तक आप दोनों ही हाथों में से कर लीजिए। सर्वाइकल वालों के लिए भी बता देता हूँ, सर्वाइकल वालों के लिए कि ये जो अंगूठी की टॉप है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इसको आपको प्रेस करना है। उंगली से कर लीजिए या अंगूठी से कर लीजिए, ऐसे करके ये ऐसे आपको इसकी जो ब्लेड होती है अंगूठी की, ये सिरा, इसे आपको प्रेस करना है। मैंने उस समय बताया नहीं था, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए भी कि ये जो लास्ट की उंगली होती है, ये इसका, और आप 2 उंगली रख लीजिए ऐसे करके, लास्ट की उंगली के बिल्कुल जड़ में आप 2 उंगली रखेंगे, दूसरी उंगली जहाँ पर आएगी यहाँ आपको प्रेस करना है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी होता है, ये बहुत असरकारक है। तो ये दोनों हाथों में करना, ये दोनों ही हाथों में कोई सा भी आपको प्रेशर है, आपको दोनों ही हाथों में समान समान। हाँ, तो ये कुछ मैंने आपको ऐसी डिजीज़ बताई, कुछ ऐसी बीमारियाँ बताई। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, कुछ बीमारियाँ जो बहुत ज़्यादा इस समय हमारे समाज में फैली हुई हैं, लोग इससे बहुत परेशान हैं। हाँ, तो उन सब बीमारियों को ही मैंने आपके सामने रखा कि उसका हम योग में या फिर आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं, उन बीमारियों से कैसे दूर हो सकते हैं। वही चाहे तो हम उसको नेचुरल फॉर्म में कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है समय देने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर के पास हम डॉक्टर को बिल्कुल डॉक्टर के विरोध में नहीं है, किसी भी डॉक्टर के हम विरोध में नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा जिस तरह से भीड़ लगती है डॉक्टर्स के पास, कि डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं, बहुत से लोगों का तो इलाज कर ही नहीं पाते हैं। सही बात है ना? तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि लोग तुरंत छोटी से छोटी बीमारी जब उनको हो, तो वो थोड़ा सा जो आयुर्वेद है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, घरेलू नुस्खे हैं, तो बहुत सी बीमारियाँ होती हैं वो यही सब चीज़ों से ठीक हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं, वो आप घर पे अपने जो हमारे नुस्खे होते हैं, आयुर्वेद है और योग है, उसके माध्यम से आप अपने शरीर को बिल्कुल फिट रख सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं कि आपको कोई बीमारी हो ही नहीं, है ना? और फिट रखना, देखिए आजकल अपने शरीर को बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि दुख और दुश्मन, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो, दुख से मेरा मतलब वैसे सांसारिक दुख नहीं है, दुख से मेरा मतलब बीमारियों वाले दुख से है। तो कोई सी भी बीमारी वाला दुख हो या कोई दुश्मन हो, आपके शरीर को देख के आपके ऊपर हमला करेगा। सही कहा। अगर आप फिट हैं तो दुख और दुश्मन दोनों ही आपको देख के थोड़ा डरेंगे कि नहीं, हम इस पर तुरंत बहुत आक्रमण नहीं कर सकते। सही कहा। तो मैं यही सब बताना चाहूँगा कि योग और आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने आप को फिट कर सकते हैं, उस पर ट्रस्ट और उसे करिए। दोस्तों, आपने देखा हमारे योग गुरु सागर यादव जी कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई है, कितना बढ़िया बताया कि योगा के जरिए आप अपनी बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं कि छोटी बीमारी होती है आपको डॉक्टर के पास जाना, योग से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे मधुमेह हो या कोई भी आपकी छोटी मोटी चीज़, आप उसको योग से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमें स्वस्थ जीवन शैली भी अपनानी है, हमारा खान पान सही रहना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली रहनी चाहिए। उसके साथ आप योग को भी अपनाइए। योग तो देखिए आदिकाल से चलता आ रहा है। आप हमारे चाहे पुराने समय में देख लीजिए, भीष्म पितामह को ले लीजिए, कितने थे जो योग करके अपने आप को कितना एक कहते हैं हस्त पुष्ट रखते, तंदुरुस्त अपने आप को रखते हैं। तो वो योग में बहुत ताकत है। देखिए हिमांशु जी, योग एक ऐसी चीज़ है, हाँ जी, वो अब हम उसे एक्सरसाइज में गिनते हैं, हाँ, लेकिन ये पहले जीवन पद्धति थी। अगर किसी को जीवन जीना है तो जिस तरह से उसे खाना इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से उसे मेहनत करना इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से उसे योग करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था। वो पहले उनके जीवन में शामिल था। अब क्योंकि हम पुरानी चीज़ों को भूल चुके हैं और उन्हें अपनाने से थोड़ा कतराते भी हैं, तो एक अलग उसका नाम दे दिया गया कि योग है, और इसके लिए भी टाइम निकालनी चाहिए। देखिए, टाइम तो हमें ज़रूर निकालनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता, पहले शरीर है, सब कुछ शरीर में बिल्कुल सर। मैं यही कहना चाहूँगा उन सबके लिए कि देखिए, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट होती है, हर उस चीज़ के लिए आपके पास टाइम होता है। जिस दिन आपके लिए हेल्थ इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना, उस दिन आपको इसके लिए भी, योग के लिए भी आपके पास टाइम होगा। जिन लोगों को डॉक्टर्स बता चुके हैं कि आपको शुगर की बीमारी हो चुकी है, आपको टहलना ज़रूरी है, आप कभी उनसे बात करके देखिए। वो हम 4 बजे या 5 बजे उठने में हमें आलस आता है, वो लोग 3 बजे उठ के टहलने के लिए जाते हैं। सही कहा।
तो आपकी वो नौबत ना आए कि सही आपको बात। 3 बजे उठना पड़े। सही बात। आप 5 बजे उठिए हाँ। और 1 घंटा 2 घंटा अपने शरीर को दीजिए। एक अच्छे से गुरु से परामर्श कीजिए कि आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। हिमांशु सर आप जानते ही हैं कि वो एक अच्छे गुरु हैं, उनको पता है कि कौन सी एक्सरसाइज से क्या आपके शरीर को बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं और एक्सरसाइज वगैरह पे आप विश्वास कीजिए, उसके लिए टाइम भी निकालिए, ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये था हमारे योग गुरु सागर यादव जी। आपने उनसे मिला, कितना अच्छी उन्होंने बातें आपको बताई योग के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, शरीर के जीवन के बारे में। तो होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मैं ये नहीं कहूँगा आपको कुछ सीखने के लिए, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो जो बातें सर ने बताई आपको उनको अपने जीवन में उतारना है। ये नहीं कि आपने उसको सुना उसको नजरअंदाज करना, नहीं, उसको जीवन में भी उतारिए, उसको अपने लाइफस्टाइल में लीजिए। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना और कमेंट तो आपको जरूर करना है। बाकी अगर आपको सर से कोई भी आपने पर्सनल अपना कोई परामर्श चाहिए, आप क्लास लेना चाहते हैं उनके साथ हमारे साथ, बाकी आप हमारे सर से कोई भी क्लासेस लेना चाहते हैं, सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं योगा के। आप उनसे कोई अभी कुछ पर्सनल क्लासेस दे भी रहे हैं काशिकों के अंदर, ठीक है, कहीं जाते भी हैं। तो अगर आप उनसे कोई भी क्लास लेना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सर का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँ, आप सर से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप उनसे क्लास ले सकते हैं। बाकी कुछ भी आपको पूछना योग से रिलेटेड या अपना आयुर्वेद से रिलेटेड, आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी सर से भी आप पूछ सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ। तब तक स्टे हेल्थी, स्टे फिट। नमस्कार।